आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये सरकार अधिकारी विभागों में नहीं बिठा रही है, ये वसूली एजेंट बिठा रहे हैं। जब इन्होंने बात नहीं सुनी, हमने माध्यमिक शिक्षा के मुख्य गेट पर भी वो बड़ा पोस्टर लगाकर लिख के आगे थी, भ्रष्टाचारियों को बाहर करो। बीआरपी और सीआरपी जैसे अहम पदों के लिए हो रही जो नियुक्तियां हैं, उन पदों के लिए ऐसी कंपनी या फर्म को आप ला रहे हो जो खुद 3 में ना 13 में है। और वसूली एजेंटों का काम है तो हम बखूबी जानते हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें हस्ताक्षर हुए हैं, घसीटेंगे, कोर्ट में भी डालना पड़ेंगे, डालेंगे। महावीर विस्ट के हाल देख लिए हैं, आज क्या जजमेंट आया है, ऐसे हाल तुम्हारे भी होंगे। इससे पहले मदन रावत को जिस दिन इनका लास्ट दिन था, जिस दिन सेवानिवृत्त होने थे, देखा कि किस तरीके से लास्ट दिन को लटकाया गया और जेल भेजा गया। तो छूटने वाले तो कोई नहीं है। अगर आपके फर्म और एजेंसी, आउटसोर्स एजेंसी की कंपनी की चयन प्रक्रिया से गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो गई है, तो भर्ती में कितनी गड़बड़ियाँ होगी इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये बात आप लोगों से और किसी से भी नहीं छुपी है कि इस प्रदेश के अंदर फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनाकर लोग, जाति प्रमाण पत्र बनाकर लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। तो ये वही खेल हो सकता है। यही तो उत्तराखंड में चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, रजिस्ट्रेशन करवाने शुरू कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि उसकी अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसमें लोग कर रहे हैं, फॉर्म खोल रहे हैं, मामला कोर्ट में है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बिल्कुल, इन्होंने शुरू करवा दिया है। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट जाती होगी, तो अगर मुख्यमंत्री भी मौन है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी पूरे इन्वॉल्व हैं। तो अगर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व नहीं है तो रोके ना ऐसी चीज़ों को। शिक्षा विभाग में होने वाली नियुक्तियों को लेकर एक आउटसोर्स कंपनी को सरकार लाना चाह रही थी, और जो टेंडर के जो मानक थे, उन मानकों के विपरीत एक कंपनी को ठेका देने की कोशिश की गई है। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन इस मुद्दे को बेरोजगार संघ ने उठाया है। बॉबी पवार का ये आरोप है कि भ्रष्टाचार एक नया शुरू हो रहा है शिक्षा विभाग में, और उसमें जो मंत्री हैं विभागीय, धन सिंह रावत, वो भी, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, और जो सचिव हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पूरा मामला है? और आज का ये मुद्दा और ये बात इसलिए खास है क्योंकि आज बॉबी पवार ने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बात कही हैं जो इससे पहले बॉबी पवार कभी कहते नज़र नहीं आए। उस पर भी चर्चा करेंगे। बॉबी भाई, क्या है शिक्षा विभाग का ये मसला? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, शिक्षा विभाग के जो मामले थे, जो भ्रष्टाचार को लेकर थे, हमने समय समय पर उजागर किए। वो मामले महावीर सिंह बिष्ट जो डायरेक्टर है वहाँ पर उनके मसले हो। जब वो डायरेक्टर भी नहीं थे तब उनके खिलाफ कुछ ऐसी जांचें पूरी हो गई थी और उन जांचों में वो दोषी पाए गए थे। हमने वो सारी तथ्य, वो सारी चीज़ें विभाग को दी और उसमें कहा कि ये व्यक्ति डायरेक्टर के पद पर बैठने लायक नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है। बावजूद उसके विभाग ने उन्हें डायरेक्टर के पद पर बिठाया। और मैं इसी बात से तो कहता हूँ कि ये सरकार नहीं चला रही है, ये सरकार अधिकारी विभागों में नहीं बिठा रही है, ये वसूली एजेंट बिठा रहे हैं। और ये वसूली एजेंट अगर बिठा रहे हैं तो तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं। जब इन्होंने बात नहीं सुनी, हमने माध्यमिक शिक्षा के मुख्य गेट पर भी वो बड़ा पोस्टर लगाकर लिख के आगे थी, भ्रष्टाचारियों को बाहर करो। पर बावजूद उसके जब इनकी आंखें नहीं खुली तो हमारे द्वारा जनहित याचिका एक दायर की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जजमेंट कोर्ट का आया है। कोर्ट ने फटकार लगाई है पूरी तरीके से कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पद पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे जूनियर को बिठा सकते हैं पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बिठा सकते। तो देखिए, हमने अगर गलत बात कही हो तो आज वो तो साबित हो गई है कोर्ट में कि किस प्रकार से चीज़ें हैं। उन्होंने तो कई ट्रांसफ़र भी कर दिए। मैं वही कह रहा हूँ, और ट्रांसफ़र के मामले में वो पहले दोषी पाए जा चुके हैं कि गलत तरीके से कई ट्रांसफ़र करे हैं जिसमें वो दोषी पाए जा चुके हैं, जिनके खिलाफ जांच आ रखी है, और अभी भी 3 दिन पहले ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। मुझे लगता है कि किसी का डर है ही नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो, ये तो हम कोर्ट में गए और कोर्ट, हर बात में कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, पर ज़रूरत पड़ी तो हम जाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हम कोर्ट भी जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मसला था, वो मसला ये है कि यहाँ जो एक पहले पेपर लीक, युवाओं के भविष्य को बेचने की जो परिपाटी शुरू हुई थी, दोबारा नए तरीके से शुरू हो गई है। यहाँ बीआरपी और सीआरपी जैसे अहम पदों के लिए नियुक्तियाँ होनी है और 1000 कुछ युवाओं की नियुक्तियाँ होनी है। उनके भविष्य को बेचने के लिए इन्होंने आउटसोर्स एजेंसियों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। और वो आउटसोर्स एजेंसियाँ कौन है? आउटसोर्स एजेंसियाँ कोई बाहर से हैं, कोई यहीं से हैं, कोई कहीं से हैं, उन लोगों को लाया है। अब बात ये होती है कि आपने जेम पे डाला और कंपनियां आई और आपने दे दिया, पर जिस कंपनी को टेंडर मिल रहा है वो कंपनी मानक ही पूरे नहीं कर रही है। वो कंपनी एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड है
परंतु वो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग वाले में नहीं है, वो मध्यम उद्योग वाले में है। और जबकि इनके टेंडर में साफ साफ पर लिखा गया है कि अगर कोई लघु और सूक्ष्म उद्योग की क्राइटेरिया की कंपनी है, एजेंसी फर्म है, तो उनको ईएमडी में या धरोहर राशि में छूट दी जाएगी। पर इनसे स्मॉल माइक्रो वाली, माइक्रो और मीडियम नहीं होनी चाहिए। मीडियम नहीं होनी चाहिए, माइक्रो और स्मॉल को छूट है। जब इनसे आरटीआई में मांगा गया कि इनकी जो धरोहर राशि की वो है तो उसको आप दे दीजिए, ईएमडी की जो दे दीजिए, तो इन्होंने क्या वही लेटर दे दिया कि एमएसएमई वाला कि ये है। तो एमएसएमई में तो वो मीडियम वाली है, आपके टेंडर में ही नहीं लिखा गया है कि मीडियम को ईएमडी में छूट होगी। आप मीडियम वर्ग की कंपनी है तो आपने ईएमडी में छूट कैसे दे दी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरी बात ये है कि जब आपने लास्ट 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस मांगे थे, तो जब उसमें जो कंपनी को आपने टेंडर दिया है उस कंपनी ने 2022 से दिसंबर 2025 का वो उसमें डेट लिखी हुई है। अरे जब दिसंबर 2025 अभी आया ही नहीं है तो उसे कंप्लीट कैसे मान सकते हैं? ये क्या एक्सपीरियंस का जो है 3 साल का? 3 साल का उनने एक्सपीरियंस मांगा कि आपने कहाँ कहाँ सेवा दी है, उसका आप 3 साल का ब्यौरा लगाएंगे। तो वो 3 साल तो कंप्लीट नहीं हो रहे। अगर 2023 में अगर वो होता तो मुझे लगता कि वो टेंडर 2024 में अगर पूरा 3 होता उनका तो कर सकते थे, पर अब 25 में पूरा ऑर्डर आपने दे दिया। क्या इस बीच वो कंपनी कहीं ब्लैक लिस्टेड नहीं हो सकती है? क्या इस बीच टर्मिनेट नहीं हो सकती है? क्या इस कंपनी पे कई आरोप नहीं लग सकते हैं? तो आप किस आधार पे बीआरपी और सीआरपी जैसे अहम पदों के लिए हो रही जो नियुक्तियाँ हैं, उन पदों के लिए ऐसी कंपनी या फर्म को आप ला रहे हो जो खुद 3 में ना 13 में है, जो कहीं ना कहीं मानक पूरे नहीं कर रही है? तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है। जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने उच्च अधिकारी जो विभाग के हैं उनको हमने दिया, बिंदुवार बना के दिया। पर देखिए उन्होंने भी जवाब बना के दिया, पर उस बिंदु पर जो महत्वपूर्ण बिंदु था जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उस बिंदु पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपना चलते बने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखने के बाद भी अनदेखा करना ये वसूली एजेंटों का काम है, और वसूली एजेंटों का काम है तो हम बखूबी जानते हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें हस्ताक्षर हुए हैं घसीटेंगे, कोर्ट में भी डालना पड़ेंगे, डालेंगे। महावीर लिस्ट के हाल देख लिए हैं, आज क्या जजमेंट आया है, ऐसे हाल तुम्हारे भी होंगे। इससे पहले मदन रावत को जिस दिन उनका लास्ट दिन था, जिस दिन सेवानिवृत्त होने थे, देखा कि किस तरीके से लास्ट दिन को लटकाया गया और जेल भेजा गया। तो छूटने वाले तो कोई नहीं है अगर तरीके से नहीं चलोगे ये। जी कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट ने भी डबल बेंच का निर्णय है, बल्कि चीफ जस्टिस का उसमें ऑर्डर है, वो क्या कहते हैं? उन्होंने पुष्टि की है कोर्ट ने जो आरोप आप लगा रहे हैं? देखिए, हम जो आरोप लगा रहे हैं, हमें तो जब चीज़ें मिली कि भाई ये गलत कंपनी को मिला, हमने वो आरोप लगा रहे हैं और उस पर हम लड़ रहे हैं। पर जो जिस कंपनी का अहित हुआ है उसने भी वो डॉक्यूमेंट देखे होंगे, और उसने जब वो डॉक्यूमेंट देखे तो कोर्ट गया, और कोर्ट की डबल बेंच का ये जजमेंट है जिसमें खुद चीफ जस्टिस जी हैं और एडवोकेट जज जस्टिस थपलियाल जी हैं। तो उनके द्वारा तो उस जो एजेंसी गई जिसका अहित हो रहा था, उस कंपनी को बताया गया कि दिस इज फुली क्वालिफाई दिस बिड। 2 नंबर वाली दोनों, हाँ, जो दूसरे नहीं, पहली दूसरी तो शायद बाहर हो गई थी कुछ टेक्निकल बिड में या कुछ ऐसी। ये तीसरी है और वो चौथी है। अच्छा, ये तीसरी है? हाँ, जिस पर आरोप है तीसरी है, वो तो चौथी कोर्ट में गई। तो चौथी कोर्ट में गई कि भाई मेरा अहित हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जब कोर्ट ने पूरे तथ्य देखे तो कोर्ट ने भी तभी जजमेंट दिया है, तो उसके बाद तो इन्हें समझ जाना चाहिए था। और अगर इनके पास कुछ और तथ्य थे तो इनके पास 2 रास्ते थे, या सुप्रीम कोर्ट जाते या रिव्यू पिटिशन डालते। पर ये इतने बड़े हो गए हैं कि इन लोगों ने कोर्ट के जजमेंट के बाद अपनी एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ये तय कर लिया कि कौन सही कौन गलत, और ये प्रक्रिया शुरू करवा दी। अगर आपकी फर्म और एजेंसी, आउटसोर्स एजेंसी की कंपनी की चयन प्रक्रिया से गड़बड़ियाँ स्टार्ट हो गई है तो भर्ती में कितनी गड़बड़ियाँ होगी इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आप नहीं मान रहे तो बड़ी दिक्कत है, और ये बड़े भ्रष्टाचार के करने के मूड में है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने युवाओं के भविष्य को नहीं बेचने देंगे, इस प्रदेश के संसाधनों को नहीं बिकने देंगे, यहाँ के इस प्रदेश के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे। इस बात की आशंका आपको है कि अगर इस कंपनी के हाथ में ये आता आउटसोर्स का पूरा जिम्मा, तो क्या बाहर से लोग आए जाते, उत्तराखंड के लोगों का हित होता, ये आप कह रहे हैं? आपने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है। मुझे 2 दिन से लड़कों के फ़ोन आ रहे हैं। कई लड़कों ने देखा कि भाई साहब फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, फॉर्म खुल ही नहीं रहा है। और फिर लड़कों के फ़ोन आए कि फॉर्म खुल रहा है
परंतु बाहर जो विज्ञापन में दिया गया हुआ है कि बीएड टीटी और वो जो वो दिया हुआ है परसेंटेज इतना इतना, ये वो ठीक है, पर अंदर जो फॉर्म खुल रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, बी लेवल का चाहिए, CCC चाहिए, तमाम प्रकार की चीज़ें चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में जो बीएड करे हुए व्यक्ति हैं, जो टीटी करे हुए व्यक्ति हैं, वो 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो CCC तो हो भी सकता है, ग्रुप सी के चक्कर में किसी ने बना लिया हो, कर लिया हो, वो लेवल नहीं होगा। दूसरा चीज़ें जो बी लेवल मांग रहे हैं, सी लेवल मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे। तो इससे तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से एक मानक पूरी ना करने वाली कंपनी को, बाहरी कंपनी को जानबूझकर थोपा गया है और वो किस हिसाब से अंदर फॉर्म में दर्शा रही है, तो इससे तो यही लगता है कि कुछ और भी आशंकाएं हैं। ये बात आप लोगों से और किसी से भी नहीं छुपी है कि इस प्रदेश के अंदर फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बनाकर लोग, जाति प्रमाण पत्र बनाकर लोग नौकरियां कर रहे हैं। तो ये वही खेल हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब कंपनी की चयन प्रणाली में इतनी बड़ी गलतियाँ हैं, इतनी बड़ी खामियाँ हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, तो भर्ती पूरी करने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। लेकिन एक दिलचस्प बात और भी है ना बॉबी भाई, कि अगर उस कंपनी, आप कह रहे हैं कि उसकी अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसमें लोग कर रहे हैं, फॉर्म खोल रहे हैं, मामला कोर्ट में है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बिल्कुल, इन्होंने शुरू करवा दिया है। हमने जैसे संज्ञान में डाला, इन्होंने तुरंत बैठक करी और कहा कि ये बिंदु पर आई और इनमें हमने फैसला ले लिया है और शनिवार से इस पर वो शुरू कर दिया जाएगा। यही तो उत्तराखंड में चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, रजिस्ट्रेशन करवाने शुरू कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने शुरू कर दिए हैं। मामला कोर्ट में सुनवाई कोर्ट में भी है। और दूसरी बात है कि जब भाई हमने इतने तथ्य, स्ट्रॉन्ग तथ्य है, जिन तथ्यों के आधार पर डबल बेंच जो अपना जजमेंट देती है वो तथ्य रखे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये पूरी मिलीभगत मंत्री धन सिंह रावत से लेकर वंशीधर तिवारी और तमाम प्रकार के लोगों तक है। और अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो बात है, क्योंकि हमने समय पर हर जगह डाला है, LIU के संज्ञान में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट जाती होगी, तो अगर मुख्यमंत्री भी मौन है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी पूरे इन्वॉल्व हैं। तो अगर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व नहीं है तो रोके ना ऐसी चीज़ों को। और नहीं तो हम तो लड़ाई अभी मीडिया के माध्यम से बात रख रहे हैं, सड़कों पर हम लड़ रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लड़ेंगे। नहीं माना तो फिर महावीर सिंह बिष्ट के लिए जैसी जनहित याचिका दायर की वैसी हम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है, नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट भी है, क्योंकि लड़ाई हमें लंबी लड़नी और लंबी लड़ाइयाँ कहीं तक भी लड़नी पड़े, अब हम लड़ेंगे। ये तो कोर्ट की लड़ाई हो गई बॉबी भाई और लोकतांत्रिक लड़ाई हो गई, लेकिन आज आपने एक बड़ी बात कही है। मैंने पहले कभी बॉबी पवार को नहीं सुना इस मामले में। आपने बेरोजगारों को लेकर वहाँ लाठियाँ भी खाई, जनसैलाब भी सड़कों में उतरा, उन युवाओं को कंट्रोल करना, जहाँ पर वो युवा जो इसे नौकरी नहीं मिल रही थी, उनका जोश हाई था, वो कुछ भी उस दिन कर सकते थे देहरादून के अंदर। आपने तब भी उस पूरे मूवमेंट को बचा कर रखा। लाठीचार्ज हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन कोई ऐसे अहित नहीं हुआ था, वहाँ पर हिंसा नहीं हुई। आज बॉबी पवार ये कह रहे हैं कि वो फिजिकल असॉल्ट पर उतर आएंगे अगर उत्तराखंड में नेता, अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। ये नौबत क्यों आई, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संस्कार है वो आज तक चलते आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। संस्कार जो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है, और जो रिस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता खोते जा रहे हैं हमारे नज़रों से। क्योंकि हम जिस प्रकार से उन्हें सोचते थे, जिस प्रकार से एक देखते थे कि अधिकारी है और जिस प्रकार की हम रिस्पेक्ट करते थे, तो इनके जो कारनामे हैं उनसे ये रिस्पेक्ट ख़त्म होती जा रही है, अपनी रिस्पेक्ट को खोते जा रहे हैं, यहाँ के नेता रिस्पेक्ट को खोते जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बड़ी चुनौतियों से, हम बड़ी परेशानियाँ झेलकर इस प्रकार के एविडेंसों को इकट्ठा करते हैं, इन प्रकार के साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं। हम लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, तमाम प्रकार की चीज़ों को दरकिनार रखते हमें कई 100 किलोमीटर दूर इन तथ्यों को जमा करने के लिए जाना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है, सारी सुरक्षा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम बड़े उम्मीदों के साथ, विश्वास के साथ जिस अधिकारी के चरणों में वो फाइल लेके जाते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये तथ्य हैं, जिस नेता के पास जाते हैं वही नेता, वही अधिकारी उन फाइलों को दबाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें यही लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें चल रही है, चिल्लाते हैं, मीडिया में 2 दिन आ जाते हैं, बोल देते हैं, उसके बाद मामला शांत हो जाता है, उन्हें यही लगता है। पर वास्तविकता ये है कि ये वो उत्तराखंड है, ये ना डंडा खाने के लिए डरा है, ना डंडा चलाने के लिए डरा है, ये ना गोली खाने के लिए डरा है, ना गोली चलाने के लिए डरा है। ये वो उत्तराखंड है और ये
हमने अगर आज बोला है तो वो सच्चाई है। हमारी टीम तैयार हो चुकी है। जो अधिकारी अपने कर्तव्य का जो सही तरीके से निर्वहन नहीं करेगा, उसकी गलती का एहसास के रूप में उसे ज्ञापन देकर, पत्र देकर 1 से 2 बार उसे अवगत करवाया जाके गलती हुई है, आप सुधार दीजिए। उसके बावजूद भी कोई सुधारता नहीं है तो उसके लिए साफ तौर पर उसका मुंह भी काला किया जाएगा, उसके हाथ टांगे भी तोड़ी जाएगी। जहां ज़रूरत पड़ी जनता के बीच में खींचकर उसे सबक भी सिखाया जाएगा। तमाम प्रकार की चीज़ें ये आज हमने बोल दिया है। उसके लिए टीम तैयार हो चुकी है। बॉबी पवार को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लोग इस व्यवस्था से इतने हो चुके हैं, है ना। क्या एक टीम बनाएंगे फिजिकल असॉल्ट को लेकर? क्या करेंगे? कौन लड़के होंगे उसमें? ऐसी टीम नहीं बनेगी कि हम कोई एक फोर्स बनाने जा रहे हैं, कोई आर्मी बनाने जा रहे हैं। संघर्ष करने वाले लड़के हो रहे हैं। जो युवा 200, 250, 300, 400 किलोमीटर दूर इन साक्ष्यों के लिए जाते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करने जाते हैं, उनके दिल से पूछो ना कि जब इतनी मेहनत से वो तथ्य इकट्ठा करके लाते हैं। भाई, आपकी आवाज़ युवा सुनता है। प्रदेश में आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं और वो युवा यंग है, उनका जोश हाई है। अगर बॉबी पवार खुलेआम अगर इस बात को कहेंगे तो वो बागेश्वर में बैठा हुआ लड़का तो सोचेगा कि बॉबी ने बोल दिया है भाई, अब तो फिजिकल असॉल्ट भी चलेगा। हमने उससे पहले भी क्राइटेरिया रखा हुआ है, मानक रखे हुए हैं कि जो गलती करेगा 1 से 2 बार अवगत करवाया जाएगा, ठीक कर दीजिए। पर जब सारी सीमाएं लांघी जाएगी, जब सारी सीमाएं लांघी जा रही होगी या जब पूरे मानक ही ख़त्म कर दिए जाएंगे, तब तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है। तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पवार, जिनका ये कहना है कि जो मामला शिक्षा विभाग का चल रहा है, अब ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ जिस कंपनी को आउटसोर्स का ठेका देने की कोशिश की जा रही है, अभी कोशिश ही है, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अब कोर्ट का भी इसमें फैसला आना है। बेरोजगार संघ ने यह साफ कर दिया है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी कोई अधिकारी, नेता, कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और बार बार कहने पर भी कोई कार्रवाई और सही कदम नहीं उठा रहा, तो ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं का मुंह काला किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो फिजिकल असॉल्ट भी हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।